चलो भाई। तो भाई आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर देख रहे हैं भाई। ठीक है, पहले दो लेक्चर में अब तक हमने क्या देखा। पहले लेक्चर में बेटा हमने कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन को निकालना सीखा था। हालांकि वो सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन को निकालना हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी सीख चुके थे, लेकिन वहां और यहाँ में क्या फर्क है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने केवल sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखी थी, वहां पर हमने और भी देखी थी। sp3d भी देखा था, sp3d2 में भी देखा था, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने सारे के सारे कार्बन कंपाउंड नहीं देखे थे वहां पर। अरे आ रही क्या समझ बात। हमने क्या देखे थे, हमने उसके अंदर देखे थे कार्बन कंपाउंड के अलावा अदर जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में भी क्या करी थी, बात करी थी। एक चीज आपको लास्ट लेक्चर से ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिसकी जैसी हाइब्रिडाइजेशन उसी के हिसाब से उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली डिपेंड करती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऊपर, इसीलिए sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, सबसे ज्यादा होगा। उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और एसिडिक नेचर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है। समझ में आ रही बात। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, आपको केवल और केवल 3-4 कंपाउंड दे देंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो भैया सबसे ज्यादा एसिडिक वो है जिसके पास में परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है एस वाला। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है जिसके पास में ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उसकी है जिसके पास में सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है। सबसे कम बॉन्ड लेंथ वो है जिसके पास में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। समझ में आ रही बात। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या हो सकता है भाई, फ्रेम हो सकता है। एक क्वेश्चन और बढ़ा के पूछ सकते हैं कि बेसिक नेचर किसका सबसे ज्यादा होगा। बेसिक नेचर उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम होगा, क्योंकि जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, तो बेसिक नेचर सबसे कम उसी का होगा। समझ में आ रही बात आपको। तो ये चीजें हमने देखी थी। सेकंड क्लास में हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के। ठीक है, अरे करी थी क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, ओपन चेन कंपाउंड, रिंग क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन को हमने एसाइक्लिक या एलिफेटिक के नाम से भी कहा था, जिन्हें हमने फैट के हिसाब से डिराइव किया था। जो हमारे रिंग होते हैं, चेन होते मतलब क्लोज चेन होते हैं, उसको हमने साइक्लिक के नाम से दिया था। एलिफेटिक में दो तरह के आते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल है सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के कंपाउंड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड में आते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन बोला जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात। फिर हमने एल्केन के बारे में बात करी थी कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। समझ में आ रही बात। फिर हमने एक सीरीज देखी थी, होमोलोगस सीरीज, जिसमें हमने कहा था कि एक रूट वर्ड क्या यूज करते हैं। रूट वर्ड हम यूज करते हैं एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। बस ये आपको याद रखना, यहाँ तक के काफी है। हालांकि 11-12 तो आएगा भी नहीं, 8-9 तक के ही दम तोड़ देती है चीजें। समझ में आ रही बात। उसके बाद में मैंने आपको एल्कीन बताया था, उसकी सीरीज बताया था कि 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस आता है, और ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का सीरीज आता है और डिफरेंस आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर हमने वे भी पढ़े थे क्या भैया, क्लोज चेन कंपाउंड पढ़े थे। उनमें हमने क्या पढ़ा था, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को देखा था। होमोसाइक्लिक में हमने क्या देखा था, एरोमेटिक देखा था, और आपके एसाइक्लिक देखा था। एरोमेटिक के अंदर हमने बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड देखे थे। अरे मालूम है, याद आया नहीं है। ठीक है, बेंजीनोइड कंपाउंड जिसमें बेंजीनिंग, नॉन बेंजीनोइड का एक एग्जाम्पल बताया था, बताओ जल्दी करके क्या नाम था उसका, ट्रोपोन। यार क्या नाम था उसका भाई, ट्रोपोन, जिसमें 7 कार्बन की रिंग थी। एरोमेटिक में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं। फिर मैंने एंटी एरोमेटिक रूल पढ़ाया था, एरोमेटिक रूल पढ़ाया था। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो 4n+2 को फॉलो करते हैं, जिनके वो सॉरी हक्कल रूल को फॉलो करेंगे, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। हरी बात समझ में। तो ये सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, नाइदर ये एंटी एरोमेटिक होता है ना ये एरोमेटिक होता है। इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी है, कंजुगेशन भी है, हाइब्रिडाइजेशन भी, sp2 है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल भी है, लेकिन ये प्लेनर नहीं होता। इसकी शेप कैसी होती है, टब शेप होती है। समझ में आ रही बात। उसकी वजह से ये कंपाउंड क्या होता है भाई हमारा, ये कंपाउंड बेटा क्या नहीं होता, ये कंपाउंड हमारा ना तो एरोमेटिक होता और ना ही एंटी एरोमेटिक होता। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में भी यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कहा था कि मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले कुछ और चीजों को हमें थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है,
आईयूपीएसी करेंगे, अदरवाइज पहले तो ट्राइवियल था, कॉमन था, ये अटरम सटरम कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर हम क्या देखेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर हम उससे पहले आज क्या देखने वाले हैं, बेसिक्स देखने वाले हैं। क्या देखेंगे भाई, बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स का मतलब क्या है कि आईयूपीएससी में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे और उन वर्ड को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है हमारा होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले क्या आता है भाई हमारा, सबसे पहले आता है बच्चों हमारा होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज की सबसे पहले खूबी क्या है कि वो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। समझ में आ रही बात। दूसरा क्या है, सक्सेसिव मेंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, CH2 का या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट का। सर ये 14 कहां से आया, अच्छा बताओ, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना, 12, एक हाइड्रोजन का एक है तो 2 का कितना हो गया, 2, टोटल कितना आ गया 14। तो या तो CH2 का डिफरेंस हो उसमें, या फिर अगर मॉलिक्यूलर वेट से आप देख रहे हो तो कितना वेट डिफरेंस होना चाहिए, 14 का। एग्जांपल देखिएगा, मैंने क्या बोला, मीथेन, मीथेन है, ये क्या बोला, इथेन। तो इसमें एक कार्बन है, इसमें सॉरी ये C2H6 आ गया। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, ये क्या हो गया, इसमें एक कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो क्या सक्सेसिव मेंबर हुए, यस बिल्कुल मेंबर हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप के मेंबर है, एक ही सीरीज के मेंबर है, यानी कि दोनों को दोनों क्या है, एल्केन है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने मीथेन बोला फिर मैंने बोल दिया इथाइन, बताओ जी, नहीं ना, इथेन ही लिया ना, ए नहीं लिया ना, इन या आइन तो नहीं लिया, मीथेन लिया, ये कह दिया कि अल्कोहल से कम। नहीं भाई, खानदान एक ही होना चाहिए, नस्ल एक ही होना चाहिए, पीढ़ी एक ही होना चाहिए, वंश एक ही होना चाहिए। तो क्या हुआ कि मीथेन है तो दूसरा इसी कार्बन का क्या लिया जाएगा, एल्केन। इन दोनों के बीच में बताओ यहाँ कार्बन कितने हैं, एक, किस वाले में कितने हैं, 2, तो कितने का डिफरेंस आया कार्बन का, 1 का डिफरेंस आया। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, कितने का डिफरेंस है हाइड्रोजन का, 2 का। क्या CH2 का डिफरेंस आया, निकल के नहीं आया। ठीक है, हेंस क्या हो गई है, होमोलोगस सीरीज हो गई। सेकंड प्रूफ देता हूं मैं आपको, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 12, एक हाइड्रोजन का एक, 4 का कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, 16 हो गया। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 12, 12 दूनी क्या हो गया भाई, 24, 24 और 6 कितना हो गया, 30। ठीक है, 16 और 30 का डिफरेंस निकालो, 14 आता है क्या, अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। उसी तरह से इथेन का जो सक्सेसिव मेंबर है, नेक्स्ट मेंबर है, वो क्या है, वो है प्रोपेन, C3H8 है। अब इथेन और प्रोपेन को कंपेयर करना है, मीथेन और प्रोपेन को कंपेयर नहीं करना। सक्सेसिव का मतलब क्या है, जस्ट अगला या जस्ट पिछला। अब इथेन का सक्सेसिव मेंबर पीछे वाला पीछे की तरफ हो जाएंगे तो वो मीथेन है, और आगे की तरफ हो जाएंगे वो क्या है, प्रोपेन है। मीथेन का प्रोपेन नहीं है, प्रोपेन का इथेन होगा, और इससे आगे वाला क्या होगा भाई, ब्यूटेन होगा। समझ में आ रही बात आपको। तो डिफरेंस जिसमें कितना आता हो भाई, CH2 का या 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस निकल के आता हो, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, उसे हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई फंक्शनल ग्रुप। अभी एक वर्ड आया ना कि भैया ऐसे कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है सर, फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है कंपाउंड के अंदर लगा हुआ जिसकी वजह से उसमें उस प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जिसकी वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है, ऐसा फंक्शन। हर कंपाउंड की प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होगी भाई, हर कंपाउंड की नेचर, हर कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, कुछ की कभी कभी सेम भी हो जाते हैं, लेकिन यूजुअली हर कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं, तो वो ग्रुप या वो पोर्शन किसी भी कंपाउंड का जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक टाइप की हो रही है, उसी ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। आपने क्या रखना है, ये याद रखना है। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। किसकी बात करेंगे भाई, हम कार्बन एटम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो बेटा 4 तरह के कार्बन एटम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कितने तरह के, 4 तरह के। नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 टर्शरी, नंबर 4 क्वाटरनरी। समझ में आ रही बात। क्या बोला मैंने, नंबर 1 पे प्राइमरी, नंबर 2 पे सेकेंडरी, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे क्वाटरनरी। वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो प्राइमरी को मैं कैसे लिखूंगा, 1 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी को क्या लिखूंगा, 1 डिग्री। सेकेंडरी को क्या लिखूंगा, 2 डिग्री। टर्शरी को क्या लिखूंगा, 3 डिग्री। और क्वाटरनरी को क्या लिखूंगा, 4 डिग्री। समझ में आ रही बात। अच्छा, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। कार्बन को कितने बॉन्ड पूरे करने हैं, 4। तो बस वो चीज अपनी क्या रखनी है, हमको ध्यान में रखनी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कार्बन अकेला है, अकेले का मतलब क्या है कि केवल और केवल क्या है, आपका कार्बन ही वहां पर मौजूद है। ठीक है, अगर कार्बन क्या है, अकेला है, या फिर इस कार्बन की एक वैलेंसी दूसरे कार्बन से पूरी हो रही है। क्या बोला मैंने भाई, इस कार्बन की 4 बॉन्ड होगा ना, 4 में 3 किससे पूरे हो गए, हाइड्रोजन से। हो गए, नहीं हो गए। ठीक है, कोई और भी ग्रुप आ सकता है, लेकिन अगर कार्बन या तो अकेला है या कार्बन की 4 में से एक वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से पूरी हो रही, तब ये वाला कार्बन क्या कहलाया जाएगा, 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी कार्बन कहलाया जाएगा।
समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? तो कार्बन क्या है, या तो अकेला है या उस कार्बन की एक वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से क्या हो रही है, पूरी हो रही है, तब ये कार्बन क्या कहलाया जाएगा, 1 डिग्री। अब ध्यान सुनिएगा, अगर कार्बन की कितनी वैलेंसी है, टोटल 4 वैलेंसी है, 4 में से 2 वैलेंसी किसी कार्बन से पूरी हो रही है, हमारी बात समझ में, 2 वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से पूरी हो रही और बाकी की 2 वैलेंसी किसी और ग्रुप से पूरी हो रही है। तो चूंकि इस कार्बन की वैलेंसी इन 2 कार्बन से पूरी हो रही, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। समझ में आ रही बात? आ रही बात समझ में? अगर किसी कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन से पूरी हो रही है, बाकी वैलेंसी किसी और ग्रुप से पूरी हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, 3 डिग्री कार्बन। और अगर भैया किसी कार्बन की चारों की चारों वैलेंसी किससे पूरी हो रही भाई, कार्बन से पूरी हो रही, उसे हम क्या बोलेंगे, 4 डिग्री, यानी कि क्वाटरनरी कार्बन के नाम से जाना जाएगा। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं है बात यहां तक के? चलिए, तो प्राइमरी कार्बन क्या है सर? प्राइमरी कार्बन, कार्बन या तो अकेला हो या सिर्फ एक ही कार्बन से क्या हो भैया, जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या होंगे, वो आपके प्राइमरी कार्बन होंगे। रेड वाले को पूछा गया है कि भैया रेड वाला यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, चौथा बॉन्ड किससे बन रहा है, इसका ब्लू वाले कार्बन से। तो ब्लू वाला कार्बन क्या है, वो भी प्राइमरी है। क्यों है? क्योंकि एक तो का वैलेंसी उसकी एक कार्बन से पूरी हो रही, बाकी 3 किससे पूरी हो रही, हाइड्रोजन से। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही कार्बन यहाँ पर प्राइमरी कार्बन कंसिडर किए जाते हैं। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सेकेंडरी कार्बन आप देख सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन में क्या लिखा है कि कार्बन की 2 वैलेंसी, टोटल कितनी है, 4, लेकिन कार्बन की 4 में से 2 वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से क्या हो, पूरी हो। देखिएगा, ये एक कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी ये रही, एक कार्बन से दूसरी क्या रही है, वाली रही, बाकी के हाइड्रोजन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सेकेंडरी कार्बन है। अच्छा, ये वाला कार्बन बताओ कौन सा है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? बोलो भाई, ये वाला कार्बन बताओ, ये 1 डिग्री हो गया कि 2 डिग्री हो गया? बोलो। ये वाला तो 2 डिग्री है। क्यों है 2 डिग्री? क्योंकि इस कार्बन की 2 वैलेंसी, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से पूरी हो रही। ये वाला कार्बन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? कैसे पता लगा? इस कार्बन की एक ही वैलेंसी पूरी हो रही है इस कार्बन से, बाकी की 3 तो किससे पूरी हो रही है, हाइड्रोजन से। तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? ये भी 1 डिग्री है। कैसे पता लगा सर? इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन से हो रही, बाकी किससे पूरी हो रही, हाइड्रोजन से पूरी हो रही। अरे नहीं आ रही समझ बात? चलिएगा, तीसरा आता है हमारा टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन को कहीं कहीं पर आपको आइसोकार्बन के नाम से भी कहा जाता है। किस नाम से कहा जाता है, आइसोकार्बन। और 3 डिग्री इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन से पूरी होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन। अब ध्यान सुनिएगा, ये तुम्हारा एक कार्बन है क्या? ये कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो रही, दूसरी वैलेंसी इससे पूरी हो रही, तीसरी वैलेंसी इससे पूरी हो रही। अरे नहीं आ रही, तो ये कार्बन कैसा हो गया, 3 डिग्री टर्शरी कार्बन। अच्छा, ये वाला कार्बन बताओ कैसा है, 1 डिग्री कैसे हुआ? ये वाला वेरी गुड। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, नियो कार्बन के नाम से। भी समझ में आएगा, आइसो और नियो का बहुत बड़ा खेल है। क्वाटरनरी कार्बन कैसे बोलेंगे भैया, नियो कार्बन को, जो कि हमारा क्या होता है भाई, जो कि हमारा 4 डिग्री का होता है। 4 डिग्री का मतलब सर इस कार्बन की वैलेंसी 4 वैलेंसी किससे पूरी हो रही, कार्बन से पूरी हो रही। ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला पहचान करना आ गया है भाई, पहचान करना आ गया। अब मुझे इसमें बताना तुम्हें, बस फटाफट जल्दी जल्दी करके कि कौन सा कार्बन कैसा है, फटाफट जल्दी जल्दी करके बताना, ठीक है? अच्छा बताओ, ये वाला कार्बन बोलो, कैसे पता लगा? ये वाला कार्बन बोलो, ये वाला कार्बन बोलो, कैसे पता लगा? सर 1 2 3, तो कैसा हो गया भाई, 3 डिग्री। ये वाला कार्बन बोलो, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन बोलो, 2 डिग्री, वेरी गुड। ये वाला कार्बन बोलो, 4 डिग्री। ये वाला बोलो, ये वाला बोलो। क्लियर है भाई? क्या अगर डिग्री ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने के लिए आइए, पहचान करने के लिए बता देंगे क्या? बोलो भाई, बता दोगे? कोई मसला है कि तसला है? कुछ नहीं है, वेरी गुड, वो तसला कह रहा उस चीज को। चलिए, अब हम बात करेंगे एल्काइल ग्रुप के बारे में और एल्काइल रेडिकल के बारे में। ध्यान सुनिएगा, देखो एक वर्ड होता है बेसिकली आपका एल्केन। क्या होता है, एल्केन। एल्केन के लास्ट में से एन हटाओ, क्या हटाओ, एन हटाओ, और उसमें क्या जोड़ दो, एल्काइल जोड़ दो, वाईएल जोड़ दो, तो क्या बन गया, ये एल्काइल बन गया। मन में सवाल ही आता है, आखिर कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से एन हटा। आरी बात समझ? तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या, ध्यान सुनिएगा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, है क्या? इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो,
समझ में आ रही बात। तो जैसे मैंने एक हाइड्रोजन यहां से हटाई तो जनरल फॉर्मूला क्या बना, CnH2n+1, और एक वैलेंसी कार्बन की फ्री होगी, इससे नहीं होगी, अरे होगी नहीं होगी। तो ये जो हमारा एक वैलेंसी फ्री वाला 2n+1 है, इसको ही हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोला जाएगा भाई, एल्काइल ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। तो एल्काइल का फॉर्मूला रहेगा CnH2n+1, यानी कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर हम कम कर देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइल बोल देंगे। तो सफिक्स YL यूज होगा, कब बनेगा, एक हाइड्रोजन एटम अगर हम एल्केन से रिलीज कर देंगे तब हमारा बनता हुआ नजर आएगा। अब वही वाली बात है, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। प्राइमरी एल्काइल ग्रुप देखिएगा कि क्या है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ प्राइमरी कार्बन से, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किससे हुआ, प्राइमरी कार्बन से हुआ। ठीक है, ये एग्जांपल आप देखिएगा हमारा, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, या एक हाइड्रोजन क्या हुआ, बेसिकली रिप्लेस हुआ। पहली तो बात, ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, अरे है क्या, तो ये एल्काइल ग्रुप भी कैसा होगा, 1 डिग्री होगा। ये कार्बन 1 डिग्री है तो ये एल्काइल ग्रुप भी कैसा होगा, 1 डिग्री होगा। एक हाइड्रोजन कम होगा, इसमें नहीं हो गई, अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात। जैसे देखिएगा CH3 1 डिग्री का कार्बन है, एक हाइड्रोजन हमने इस वाले कार्बन से रिमूव कर दी तो क्या बन गया, CH2, क्योंकि प्राइमरी कार्बन है इसलिए रेडिकल कैसा हो गया, प्राइमरी रेडिकल हो गया। उसी तरह से हमारा अगर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप की हम बात करते हैं, देखो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से आगे एक बहुत बड़ा बेस बनता है हमारा। आइसोप्रोपाइल क्या है, आइसो एल्काइल का, आइसो नियो एल्काइल का, ये सारे के सारे यहीं से हमें मिलते हैं। दूसरा क्या आता है भैया हमारा, दूसरा आता है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। हरी बात समझ में, दूसरा क्या आता है, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। जैसे कि हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है कि ऐसी जगह पर हमारे एल्काइल यानी कि एक हाइड्रोजन कम हुआ है जो खुद कैसा है भैया, जो खुद 2 डिग्री का होता है। समझ में आ रही बात भाई, 2 डिग्री वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपका सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हो गया। ये आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आता है 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, बोले तो टर्शरी एल्काइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन कौन सा कार्बन से हटेगी, टर्शरी कार्बन से। क्यों, कहां से हटेगी, टर्शरी कार्बन से। अब ये कार्बन देखो टर्शरी है, 1 2 3, यहां पर क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया भाई, हटा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया भाई, यहां से हटा दिया। जैसे यहां से हाइड्रोजन को हटाया तो अब एल्काइल बना ना, लेकिन कौन सा एल्काइल बना, टर्शरी एल्काइल बना। ये याद रखिएगा, टर्शरी एल्काइल, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी, क्योंकि नोमेनक्लेचर में यूज होंगे। आ रही बात समझ में, चलिए। उसके बाद में आइसो एल्काइल, मोस्ट कंफ्यूजिंग पोर्शन, जिसे बच्चे मानते हैं कि सर ये कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सिंप्लीफाई करके यहां पर लिख दिया, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कंफ्यूजन क्या है कि आइसो एल्काइल ग्रुप के बारे में बात करना है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ चीज समझाता हूं। कुछ चीज क्या है, देखो सर, मेरे पास में ये ग्रुप है CH3 CH और CH2, एक वैलेंसी मैंने यहां पर फ्री कर दी नहीं कर दी, तो ये क्या है, टेक्निकली ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हो गया, नहीं हो गया। लेकिन इसको मैं क्या नाम देता हूं, इसको मैं नाम देता हूं आइसोप्रोपाइल का। क्या नाम देता हूं भैया, आइसोप्रोपाइल। सर सेकेंडरी तो है नहीं, सेकेंडरी है तो आइसो तो है नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। समझ में आ रही बात आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसको मैंने क्या नाम दिया भैया, इसको दिया मैंने आइसोप्रोपाइल का नाम दिया। समझ में आ रही बात। अब देखिएगा, अब मैं 4 कार्बन ले रहा हूं, CH3 CH, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया हमारा, CH3, और ये हमारा आ गया CH2, और ये ले लो भाई, ध्यान सुनिएगा, ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री का है क्या, नहीं है, तो ये 1 डिग्री वाला एल्काइल है, तो ये क्या होना चाहिए था, प्राइमरी एल्काइल होना चाहिए था। लेकिन इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया आइसोब्यूटाइल का। समझ में आ रही बात। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि भैया ये आइसोब्यूटाइल कैसे बना। यहाँ पर अगर ये आइसोप्रोपाइल है, या तो 2 डिग्री वाला रखो, ये 1 डिग्री वाला, यूजुअली देख के लगेगा ना, तो आइसोकोल इसलिए बच्चा क्या करता है, गड़बड़ कर देता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको आइसो का जनरल ट्रेंड बता देता हूँ कि आइसो का मतलब क्या है। जहां पर भी वर्ड लग जाए आइसो, तो समझ जाना कि उसके एक एंड पर, ध्यान सुनिएगा, उसके एक एंड पर क्या है, CH3 CH CH3 है। ध्यान सुनिएगा, शानूर खड़ा हो जाओ। आइसो एल्काइल के एक एंड पर क्या मिलेगा, CH3 CH, और भाई इधर को हो जाओ, अभी तो बैठा पीछे, अब वो है इधर। हाँ भाई, अब ध्यान दो, उसके एक एंड पर क्या मिलेगा तुम्हें, CH3 CH और CH3 मिलेगा। आ रही बात समझ में, ये इस तरह से मिलेगा CH3, ये क्या है तुम्हारा CH, और ये CH3। एक एंड पर तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलना है। दूसरे एंड पर आपको क्या मिलेगा, CH2 ग्रुप आपको दिखाई पड़ेगा। आ रही बात समझ में, दूसरे एंड पर क्या दिखाई पड़ेगा, CH2 ग्रुप आपको दिखाई पड़ने वाला है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको आइसो एल्काइल बोलेंगे। अब देखिएगा, ये हमारा आइसोब्यूटाइल है, क्या इसके एक एंड पर CH3 CH और CH3 नहीं जुड़ा हुआ है क्या, देख लो भाई, आ रहा नहीं आ रहा,
जुड़ रहा, और इसके दूसरे एंड पर क्या हमारा CH2 नहीं जुड़ा हुआ है क्या, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आइसो एल्काइल हो गया। ये कंफर्म है, समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास में 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है जी, 1 2 3 4, ध्यान सुनिएगा, इस 4 कार्बन का है, ध्यान सुनिएगा। अगर मैंने हाइड्रोजन ये वाली हटा दी, क्या हटाया मैंने, अगर मैंने हाइड्रोजन ये वाली हटा दी टर्शरी कार्बन पे से, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, टर्शरी ब्यूटाइल का नाम दूंगा, हाँ या ना, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन ये वाली ना हटा करके इन बाकी के चारों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन की हाइड्रोजन हटा दे रहा हूं, तब मेरा नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। बेटा ये कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं, बच्चे इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। आइसोप्रोपाइल में क्या रखना है, तुम्हें याद रखना है कि आइसोप्रोपाइल में सेकंड वाले कार्बन से ही क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। समझ में आ रही बात आपको, तो ये चीज आपने क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। आइसोप्रोपाइल के केस में क्या है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ सेकंड कार्बन ऑफ प्रोपेन से, जबकि जो तुम्हारा बाकी जितने भी आइसो एल्काइल ग्रुप होंगे उसमें एक एंड आपको ये वाला मिलेगा, एक एंड आपको ये वाला मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको। और अगर आपने 3 डिग्री का यहां से हाइड्रोजन हटाया तो वो टर्शरी ब्यूटाइल है, और अगर 3 डिग्री से लगे हुए कार्बन का आप हटाओगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका सेकेंडरी और आइसोब्यूटाइल कहा जाएगा। समझ में आ रही क्या बात, नहीं आ रही, ठीक है। उसी तरह से एक आता है हमारा नियो एल्काइल ग्रुप, उसी तरह से एक हमारा क्या आता है भाई, नियो एल्काइल ग्रुप। अभी बताया ना मैंने आपको, नियो में क्या होता है हमारा, नियो में होता है हमारा, देखिएगा ये नियो एल्काइल ग्रुप क्या है। नियो एल्काइल ग्रुप कहां से डिराइव होगा, क्वाटरनरी कार्बन से डिराइव होगा। याद आया ना, मैंने आपको बताया था कि टर्शरी कार्बन को आइसो कार्बन बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, एक्सेप्ट प्रोपेन, प्रोपेन के सेकेंडरी कार्बन को आइसो कार्बन बोला जाएगा। अरे ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर जो हमारा क्वाटरनरी कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे भैया, उसको हम यहाँ पर वो बोलेंगे। तो क्वाटरनरी कार्बन में पहले से चारों हैं, तो बीच वाले कार्बन से तो हटने का सवाल ही नहीं है, हाइड्रोजन जब है नहीं उस पर। इन चारों हाइड्रोजन में से किसी भी एक कार्बन से क्या हटा दी हमने, एक हाइड्रोजन हटा दी, तो ये रेडिकल हमारा क्या बन गया, नियो एल्काइल रेडिकल हमारा बन जाता है। कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 है, तो इस रेडिकल का नाम क्या होगा, नियो पेंटाइल रेडिकल का नाम होगा। समझ में आ रही बात। जब हम इसे पढ़ेंगे ना तो वो खूब इजी लगेगा, कहने लगा यार ये क्या चीज है, ये क्या भला है, आ रही बात समझ में, नोमेनक्लेचर के टाइम पे चलिएगा। उसके बाद में हमारे कुछ ग्रुप आते हैं, साइक्लो ग्रुप आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लो एल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये भी हम नोमेनक्लेचर के अंदर देखेंगे। जैसे कि हमारा साइक्लो प्रोपाइल हुआ, मतलब 3 कार्बन की चेन हो गई, साइक्लो ब्यूटाइल हो गया, 4 कार्बन की चेन हो गई, साइक्लो पेंटाइल हो गया, 5 कार्बन की चेन हो गई भैया, ठीक है। साइक्लो हेक्साइल हो गया, 6 कार्बन की चेन हो गई। समझ में आ रही बात आपको। तो ये क्या होंगे आपको, ये आपके ये है तो साइक्लो एल्केन वगैरह, यानी कि साइक्लो एल्केन है। ये जो मैंने अभी आपको बनाया ना, ये क्या है, ये मेरा साइक्लोप्रोपेन है। लेकिन इस साइक्लोप्रोपेन में से मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी वैलेंसी को यहाँ पर फ्री कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा साइक्लोप्रोपाइल हो गया, साइक्लोप्रोपाइल आ गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है। ये देखिएगा 3 कार्बन का अगर ये वैलेंसी नहीं निकालता, इसका डंडे का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन निकलकर वैलेंसी फ्री है। साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल और साइक्लोहेक्साइल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, आपको याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और हम पढ़ते हैं यहाँ पर एल्किनाइल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया, एल्किनाइल्स। नाम से पता लग रहा है, एल्क, इन और वायल्स। आ रही बात समझ में, ठीक है। यानी कि ऐसे रेडिकल जो कहां से ऑब्टेन किए गए हो, एल्कीन से आए हो। समझ में आ रही बात, जो किससे आए हो भैया, एल्कीन से आए हो। तो एल्कीन से आने वाले कुछ रेडिकल हम यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहला आता है विनाइल। सबसे पहला क्या आता है, विनाइल। विनाइल वो है, देखो मैं तुम्हारे पास में क्या है, एल्कीन है, 2 कार्बन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डायरेक्ट आप डबली बॉन्डेड कार्बन की क्या कर दो, एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी फ्री कर दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइल ग्रुप बोलेंगे। समझ में आ रही बात। सेकंड आता है तुम्हारा एलाइल। ये भी तो तुम्हारी एल्कीन ही है, ये भी तो तुम्हारी एल्कीन ही है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने डायरेक्ट इसकी हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दी, कहां से रिमूव कर दी भैया, डायरेक्ट डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से अगर आपने डायरेक्ट हाइड्रोजन रिमूव करी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विनाइल है। लेकिन अगर आपने डबल बॉन्ड के पड़ोस में जो कार्बन है, जो कि कैसा है, प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, एल्काइल वाला कार्बन है, अगर आप उसमें से क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा एलाइल हो गया। तो एलाइल रेडिकल वो होगा कि जो खुद कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन उसका पड़ोसी कार्बन कैसा हो भैया, sp2 हाइब्रिडाइज हो। एक नई डेफिनेशन ये भी आपके आती है। समझ में आ रही बात। विनाइल में कैसा होता है, विनाइल में कार्बन रेडिकल खुद कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता हुआ नजर आएगा। तीसरा आता है हमारा प्रोपिनाइल। प्रोपिनाइल में भी आप देख सकते हैं कि अगर मैंने ये हाइड्रोजन यहाँ की ना निकाल के सीधी सीधी कहां निकाल दी, इस वाले कार्बन की निकाल दी, तो ये क्या कहलाएगा
मेरा, ये मेरा प्रोपिनाइल कहलाएगा। और आइसोप्रोपिनाइल तो वही है कि आइसोप्रोपेन, यानी कि आइसोप्रोपिन, ये हमने क्या लिया, प्रोपीन लिया, और सेकंड नंबर के कार्बन से क्या निकाल दिया, वैलेंसी निकाल दी, उसे हमने क्या बोला, आइसोप्रोपिनाइल बोला। मैं आपको बता दूं विनाइल और एनाइल, एलाइल, यही आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे और यही आपके काम के भी हैं। तो अगर आप बाकी के दोनों को देख लीजिएगा, अगर आप भूल भी जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विनाइल मत भूलना। विनाइल में डायरेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी, और एलाइल में डबल बॉन्ड के बराबर में जो सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है भाई, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्काइनिल्स। आई बात समझ में, एल्काइनिल्स क्या होते हैं भैया, जो कहां से ऑब्टेन होंगे, एल्काइन से ऑब्टेन होंगे भाई, ट्रिपल बॉन्ड वाले से। ये तो बड़ा रेयर है कि कहीं से तुम्हारे क्या हो आ जाए। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के हमारे दो कार्बन है भैया, डायरेक्ट आपने क्या किया, देखो ट्रिपल बॉन्ड के हमारे दो कार्बन है, एक कार्बन कार्बन है, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकाल के अलग कर दी, तो वो क्या हो गया तुम्हारा, इथिनाइल हो गया। ठीक है, अगर आपने तीन कार्बन का है कि ये CH3, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और इसके बराबर वाला एक कार्बन, आपने इससे हाइड्रोजन निकाल दी, तो क्या हो गया, आपके प्रोपिनिल हो गए। और अगर आप ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से ना निकाल करके सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से निकाल रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपार्जिल। क्या बोलते हैं भाई, प्रोपार्जिल। किसी काम के नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं आप, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस स्लाइड में एल्काइल वाली स्लाइड तो पूरी की पूरी ध्यान रखनी है, साइक्लो वाली भी स्लाइड सही से ध्यान रखनी है। एल्किनाइज में केवल विनाइल और एलाइल याद रखना है, और ये आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा क्या, ये था हमारा अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाला एल्केन से। अगर हम सर एल्केन से दो हाइड्रोजन निकाल दें एल्केन से, तब क्या बनेगा, देखो एक कार्बन का एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CH4। ठीक है, दो कार्बन में निकालूंगा तो दो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे CH2, और दो वैलेंसी इसकी क्या होगी, फ्री होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलिडीन। क्या बोलेंगे भाई, मिथाइलिडीन। दो कार्बन वाला होगा तो इथाइलिडीन, तीन कार्बन वाला होगा तो प्रोपाइलिडीन। ये आपने क्या रखना है भाई, सिंपल सिंपल सा याद रखना है। उसके अलावा एरोमेटिक रेडिकल होते हैं। एरोमेटिक रेडिकल मतलब जैसे बेंजीन रिंग वाला है, समझ मारी बात आपके। एरोमेटिक रेडिकल क्या होते हैं, जैसे बेंजीन रिंग वाला था। तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है आपका, ये आपका बेंजीन होता है भाई, ये आपका क्या होगा, बेंजीन होगा। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। आरी बात समझ में, क्लियर है। अगर आपने बेंजीन में से एक कार्बन हटा दिया तो ये क्या बन गया तुम्हारा, फिनाइल बन गया। क्या बन गया भाई, फिनाइल बन गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो इसके बाद में अब हम देखेंगे आगे की तरफ, एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने एक हटा दिया, क्या बन गया, फिनाइल हट गया। बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दी तो क्या बन गया आपका, बेंजाइल। यानी बेंजीन रिंग में से नहीं हटाया, बेंजीन रिंग पर आपका CH3 जुड़ा हुआ था, उस कार्बन से क्या हटा दिया, एक ग्रुप हटा दिया। आपने इस कार्बन के दो ग्रुप हटा दिए, दो वैलेंसी फ्री कर दी तो बेंजल, और तीनों की तीनों कर दी तो बेंजो। तो फिनाइल का मतलब क्या है कि डायरेक्ट आपने हाइड्रोजन कहां से हटाई, बेंजीन रिंग से हटाई। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो में टोटल 7 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे टोटल, 7। 6 रिंग का और एक उनके सिर पे चढ़ा रहेगा। वो जो 7वां कार्बन है, अगर उसमें से तुमने केवल एक हाइड्रोजन निकाली तो उसे हम क्या नाम देंगे, बेंजाइल का। उसमें से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो बेंजल, 3 निकालोगे तो बेंजो। ये आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है। ठीक है, कुछ एब्रीवेशन बेटा हम यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे हमारा मिथाइल होगा ना, तो बुक में आपको ME करके लिखा रहेगा। इथाइल के लिए क्या लिखा रहेगा, ET। प्रोपाइल के लिए PR, ब्यूटाइल के लिए BU करके लिखा रह सकता है। तो कुछ हमारे एब्रीवेशंस यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा IUPAC का जो बेसिक्स था, जो हमें समझना था, आइसो नियो, खास करके मेन इंपॉर्टेंट क्या था, आइसो नियो और एल्काइल, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी और क्वाटरनरी, ये सारी की सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट थी। तो वो आपने क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात। आज हमारा लेक्चर GOC का ये फिलहाल क्या होता है, यहीं पर खत्म होता है। अब अगला जब GOC का लेक्चर होगा तो उसमें होगी भैया तुम्हारी IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या होने वाली है भैया, IUPAC नोमेनक्लेचर उसके अंदर होने वाली है। और इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।